गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं आशीष जून, फैकल्टी ऑफ जीएस। हमने पॉलिटी का सेक्शन स्टार्ट किया था और उसमें हमने एक देश के प्रति बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनानी स्टार्ट की थी। इससे पहले 2 क्लासेज हो चुकी हैं, आज ये हमारी 3rd क्लास है। जिस बच्चे ने पहली 2 क्लासेज नहीं देखी है पहले वो देख लें, ठीक है, ताकि कंटिन्यूटी आपकी बनी रहे और आपको अच्छे से समझ में आए। तो लास्ट क्लास में हमने सिर्फ ये देखा था कि हमारा पॉलिटी का सिलेबस क्या है, हमें पढ़ना क्या है, और उसके बाद बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनानी हमने स्टार्ट की थी। और इसी क्रम में हमने पढ़ना शुरू किया था कि किसी भी देश में 3 बेसिक संस्थाएं होती हैं, 3 इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। इन 3 को हमने पढ़ना स्टार्ट किया था और हमने एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी हमारे बचते हैं। हमने विधायिका, लेजिस्लेचर को हमने काफ़ी हद तक पढ़ लिया था। और मैंने ये कहा था लास्ट क्लास में कि अगली क्लास में हम टाइप्स ऑफ बिल पढ़ेंगे, विधेयकों के प्रकार, बिल के प्रकार पढ़ेंगे। तो विधेयकों के प्रकार पढ़ने से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक कर लेते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का पृथक्करण, और डिवीजन ऑफ पावर्स, शक्तियों का विभाजन। ठीक है, ये मैंने अभी जो रिसेंट लास्ट क्लास में जो पढ़ा है उससे रिलेटेड है, इसलिए पहले ये टॉपिक कर लेते हैं, बाद में करेंगे हम टाइप्स ऑफ बिल्स। अंडरस्टूड? देखिए, सेपरेशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का पृथक्करण, और दूसरा है डिवीजन ऑफ पावर्स, शक्तियों का विभाजन। ये वर्ड आपको एक जैसे दिखाई दे रहे होंगे, दोनों का मीनिंग बिल्कुल अलग है। आइए समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि किसी भी देश में 3 संस्थाएं, कौन कौन सी? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन तीनों में ही शक्तियों को बांट देना और इन तीनों का एक दूसरे से अलग अलग होना, एक दूसरे से इनका सेपरेट होना, ये क्या कहलाता है? सेपरेशन ऑफ पावर्स। शक्तियों का पृथक्करण का मतलब है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का एक दूसरे से पृथक होना, अलग होना। इसका मतलब समझेंगे। मतलब ये कि जो आदमी लेजिस्लेचर में होगा, विधायिका में होगा, वो आदमी एग्जीक्यूटिव में नहीं हो सकता, कार्यपालिका में नहीं हो सकता, और ना ही वो आदमी जुडिशरी, न्यायपालिका में हो सकता, जज हो सकता वो। या दूसरे शब्दों में कहो तो कोई जज है, वो जज ना तो एग्जीक्यूटिव में हो सकता, ना ही लेजिस्लेचर में हो सकता, ना विधायिका में होगा, ना कार्यपालिका में होगा। मतलब कहने की बात यह है, कोई एक आदमी किसी एक संस्था में है तो वो दूसरी संस्था में नहीं होगा, मतलब ये आपस में एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगी, तो उसको कहते हैं शक्तियों का पृथक्करण। यानी कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तीनों संस्थाओं में शक्तियों का बंटवारा करना और इन तीनों को एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रखना, यही क्या कहलाता है? शक्तियों का पृथक्करण। क्या भारत में है शक्तियों का पृथक्करण? क्या सेपरेशन ऑफ पावर्स इंडिया में पाया जाता है? तो देखिए, भारत में 3 संस्थाएं तो हैं, विधायिका भी है, कार्यपालिका भी है और न्यायपालिका भी है, और भारत में शक्तियों का विभाजन भी पाया जाता है, लेकिन कठोर रूप से, मतलब पूर्ण रूप से नहीं पाया जाता, यानी कि रिजिड नहीं है, पूर्ण रूप से शक्तियों का पृथक्करण नहीं है भारत में। क्यों नहीं है? क्योंकि भारत के अंदर ये लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव आपस में जुड़ी हुई होती है, आपस में सेपरेट नहीं है। भारत में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव आपस में जुड़ी हुई होती हैं। जो सदस्य एग्जीक्यूटिव में होते हैं वही मेंबर्स लेजिस्लेचर में होते हैं, इसलिए ये दोनों आपस में जुड़ी हुई है, इंडिया के अंदर आपस में कनेक्टेड हैं। लेकिन जुडिशरी बिल्कुल डिफरेंट है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है भारत में। तो भारत में शक्तियों का पृथक्करण कैसा है? भारत में शक्तियों का पृथक्करण चेक एंड बैलेंस, एक वर्ड यूज किया जाता है, चेक एंड बैलेंस, कि भारत में शक्तियों का पृथक्करण चेक एंड बैलेंस के साथ किया गया है। हिंदी में भी इसको चेक एंड बैलेंस ही लिखते हैं। तो शक्तियों का पृथक्करण भारत में चेक एंड बैलेंस के साथ पाया जाता है। भारत में शक्तियों का पृथक्करण कठोर रूप से नहीं है, रिजिड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव आपस में कनेक्टेड हैं। और सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या कहता है कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होने चाहिए। मतलब जो आदमी जुडिशरी में होगा वो एग्जीक्यूटिव में भी नहीं होगा, लेजिस्लेचर में भी नहीं होगा। जो आदमी लेजिस्लेचर में होगा वो ना एग्जीक्यूटिव में होगा, ना जुडिशरी में होगा। लेकिन इंडिया में तो ऐसा नहीं है। इंडिया में जुडिशरी, न्यायपालिका के
संबंध में तो है सेपरेशन ऑफ पावर्स। जज जो होगा वो एग्जीक्यूटिव में भी नहीं होगा और लेजिस्लेचर में भी नहीं होगा, ये तो इंडिया में है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कार्यपालिका का सदस्य विधायिका का सदस्य ना हो। भारत में तो कार्यपालिका विधायिका से ही चुनी जाती है, मतलब ये आपस में कनेक्टेड है। इसलिए भारत में शक्तियों का पृथक्करण कठोर रूप से नहीं पाया जाता। अंडरस्टूड। अब ये कहां पाया जाता है रिजिड? ये पाया जाता है यूएसए में। तो यहां से हमें क्या सीखने को मिला कि सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या होता है। दूसरा, भारत में कैसा पाया जाता है शक्तियों का पृथक्करण? तो भारत में रिजिड नहीं है, पूर्ण रूप से नहीं है। और कैसा है भारत में? चेक एंड बैलेंस के साथ है। और ये पूछे कि सेपरेशन ऑफ पावर्स किस देश में पाया जाता है कठोर रूप से? तो किस में पाया जाता है? यूएसए में। अमेरिका में क्या है? रिजिड है सेपरेट ऑफ पावर्स, सेपरेशन ऑफ पावर्स। अंडरस्टूड। अब बात करते हैं डिवीजन ऑफ पावर्स की। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में देखा था कि इंडिया के अंदर डबल एग्जीक्यूटिव, डबल लेजिस्लेचर, दो विधायिका और दो कार्यपालिका है। ये हमने लास्ट क्लास में समझ लिया था। अब दूसरी बात ये कि दो कार्यपालिका या दो विधायिका का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि भारत की अपनी विधायिका है, भारत की अपनी लेजिस्लेचर है, राज्यों की अपनी विधायिकाएं हैं, राज्यों की अपनी लेजिस्लेचर है। और ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। मतलब राज्यों की लेजिस्लेचर ने जो कानून बना दिया, भारत की लेजिस्लेचर उसका कुछ नहीं कर सकती। ऐसे ही डबल एग्जीक्यूटिव में क्या है कि भारत की अपनी एग्जीक्यूटिव है, राज्यों की अपनी अपनी एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, जो राज्यों की एग्जीक्यूटिव भारत के एग्जीक्यूटिव के नीचे काम नहीं करती है ना। तो ऐसे में क्या संभावना बनती है कि दोनों में टकराव हो जाएगा। भाई किसी भी इश्यू को लेकर के हो सकता है कि राज्य की विधायिका या राज्य की कार्यपालिका कुछ और कहे और भारत की विधायिका या भारत की कार्यपालिका कुछ और कहे, तो टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है ना। तो उससे बचने के लिए कंसेप्ट आया कि शक्तियों का विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जितने भी इश्यू थे, जितने भी सब्जेक्ट थे, उनकी लिस्ट बना दी गई और ये कह दिया गया कि लो भाई भारत सरकार तुम इस सब्जेक्ट पर काम करना, लो भाई राज्य सरकारें तुम इस सब्जेक्ट पर काम करना। मतलब उनके विषय बांट दिए गए, सब्जेक्ट बांट दिए गए। तो ऐसे क्या किया गया कि 3 लिस्ट बनाई गई। हमारे संविधान में कितनी लिस्ट हैं? 3 लिस्ट हैं। ठीक है, अब देखो 3 लिस्ट कौन कौन सी है? सेंटर लिस्ट या यूनियन लिस्ट। सेंटर और यूनियन एक ही बात होती है, सेंटर कहो या यूनियन कहो। सेंटर लिस्ट या यूनियन लिस्ट, संघ सूची या केंद्र सूची। दूसरी बनाई स्टेट लिस्ट, राज्य सूची। और तीसरी थी कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। ठीक है, तो मतलब डिवीजन ऑफ पावर, शक्तियों का विभाजन का मतलब क्या हुआ? केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा करना। डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। और इधर क्या था सेपरेशन ऑफ पावर्स में? कि सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स लाइक जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। ठीक है, और इधर क्या है? सेंटर और स्टेट के बीच। अब देखिए, जो सेंट्रल लिस्ट है इस पर नियम कानून कौन बना सकता है? भारत सरकार सिर्फ। सेंट्रल लिस्ट पर कानून कौन बनाएगा? सेंटर की लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट, है ना। और स्टेट लिस्ट पर कानून कौन बनाएगा? स्टेट लिस्ट पर बनाएगी स्टेट लेजिस्लेचर। और कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची पर कानून कौन बनाएगा? भारत सरकार भी बना सकती है और राज्य सरकारें भी बना सकती हैं। मतलब ये जो 3 लिस्ट आई, एक तो स्पेशल कर दी गई सेंटर के लिए कि इस लिस्ट पर सिर्फ और सिर्फ सेंटर कानून बना सकता, स्टेट नहीं बना सकते। दूसरी लिस्ट जो राज्य सूची थी उस पर सिर्फ राज्य कानून बना सकते हैं। और तीसरी है कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, उस पर राज्य भी कानून बना सकते हैं और भारत सरकार या भारत की विधायिका या पार्लियामेंट वो भी कानून बना सकते हैं। कहने का मतलब यह कि समवर्ती सूची पर दोनों कानून बना सकते हैं। जो विषय समवर्ती सूची में है उस पर दोनों कानून बना सकते हैं। अब इस लिस्ट पर अगर कोई टकराव होता है किसी कानून को लेकर के सेंटर और स्टेट के बीच, तो सेंटर का कानून मान्य होगा, भारत का कानून मान्य होगा, ना कि राज्य का, अगर टकराव होता है तो। अब यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे संविधान में कितनी सूचियों का उल्लेख है? तो कितनी सूची है? 3, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। दूसरा पूछता है कि ये जो सूची है ये किस अनुसूची में पाई जाती है, किस शेड्यूल में पाई जाती है सूचियां?
तो देखो मैंने जब बिल्कुल पहली क्लास में बताया था हमें कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पढ़ना है, सबसे पहले प्रीएम्बल प्रस्तावना, उसके बाद पार्ट्स भाग हैं, और उसके बाद लास्ट में क्या कुछ समरी टाइप है ना, उसको क्या कहते हैं संविधान में शेड्यूल, अनुसूचियां। तो उसमें जब संविधान बना तब 8 अनुसूची थी, आज 12 अनुसूचियां हैं। 8 शेड्यूल थे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, आज 12 शेड्यूल हैं। तो उसमें जो शेड्यूल नंबर 7 है, जो 7वीं अनुसूची है, उसमें ये 3 लिस्ट दी गई है। ठीक है, अब यहां से जो क्वेश्चन बनता है यही बनता है, तो डिवीजन ऑफ पावर्स क्या होता है, सेंटर और स्टेट के बीच शक्तियों का बंटवारा करना। दूसरा कि भारत में डिवीजन ऑफ पावर्स के लिए कितनी लिस्ट बनाई गई, 3, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, उसके बाद कि ये किस अनुसूची में है, तो 7वीं अनुसूची 7th शेड्यूल में है। और यहां से एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची का जो कंसेप्ट है वो हमने कहां से लिया, तो समवर्ती सूची हमने कहां से ली, ऑस्ट्रेलिया से। कंकरेंट लिस्ट समवर्ती सूची हमने कहां से ली, ऑस्ट्रेलिया से। अंडरस्टूड, क्लियर है तो कंसेप्ट, सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड डिवीजन ऑफ पावर्स। ठीक है, आगे चले। ओके, आगे हमें करना है टाइप ऑफ बिल्स, बिलों के प्रकार। कल लास्ट क्लास में हमने यही छोड़ा था, लेकिन उससे पहले मैं मेजॉरिटी पढ़ाना चाहता हूं ताकि तुम्हें टाइप ऑफ बिल्स आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, इसको रफ कर देता हूं, अगर आपको नोट करना हो तो वीडियो को रिपीट करके देख लेना। अब पढ़ेंगे हम मेजॉरिटी। देखिए मेजॉरिटी, मैंने सबसे पहले आपको जब विधायिका लेजिस्लेचर पढ़ाना शुरू किया तो ये बताया था कि विधायिका का काम क्या है, लेजिस्लेचर का क्या काम है, लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना। और कानून बनाने के लिए क्या होता है, पहले बिल लाया जाता है, वो प्रोसीजर भी मैंने आपको समझाया था कि पहले बिल लाया जाएगा हाउस में और उस बिल को पास किया जाएगा। मतलब वो पास कैसे किया जाएगा, वो मेजॉरिटी के साथ पास किया जाता है, बहुमत के साथ। मेजॉरिटी को क्या कहते हैं हिंदी में, बहुमत। तो बिल को पास कैसे किया जाता है, मेजॉरिटी से पास किया जाता है, उस मेजॉरिटी के बारे में हमें पढ़ना है। मतलब कनेक्ट कर पाए टॉपिक को। बिल लेजिस्लेचर का काम कानून बनाना, कानून बनाने के लिए सबसे पहले बिल आएगा, बिल आएगा तो वो बिल किसी एक हाउस में आएगा, वो हाउस पास करके दूसरे हाउस में भेजेगा, दूसरा हाउस पास करके उसको आगे भेजेगा। तो जो ये हाउस पास करते हैं, ये बिल को पास कैसे करते हैं वो पढ़ेंगे हम, मेजॉरिटी की। मेजॉरिटी क्या होती है, तो भारत में 3 टाइप की मेजॉरिटी पाई जाती है, कितनी, 3। तो पहली है सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी, कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा ऑर्डिनरी, सिंपल की जगह क्या वर्ड मिलेगा, ऑर्डिनरी, लेकिन ज्यादातर सिंपल वर्ड यूज होता है, साधारण बहुमत। साधारण बहुमत, तो साधारण बहुमत क्या होता है, सबसे पहले हम ये 3 टाइप है ये पढ़ेंगे। पहली टाइप है सिंपल मेजॉरिटी, साधारण बहुमत। देखो क्या होता है, कोई भी हाउस है, हाउस क्या होता है कि मेंबर बैठे हुए हैं, उनकी मीटिंग है, उनके आगे कोई प्रस्ताव रखा और वो उस पर वोट डालते हैं। ठीक है, वो पास होता है या पास नहीं होता है, तो वो पास करने की जो प्रक्रिया है, मेजॉरिटी होनी चाहिए पास होने के लिए, तो वो मेजॉरिटी की टाइप है सिंपल मेजॉरिटी। तो इसमें देखो क्या होता है कि सिंपल मेजॉरिटी वो मेजॉरिटी होती है कि जिसमें प्रेजेंट, मतलब आदमी आया हुआ भी है और उसके बाद वो वोट भी डाल रहा है, मतलब उपस्थित और मतदान करने वालों, प्रेजेंट और वोटिंग का 50% से अधिक। मतलब किसका 50% से अधिक, उपस्थित और मतदान करने वालों का। आया समझ में। देखो एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कोई सीटिंग है, ठीक है, किसी हाउस में सीटिंग हो रखी है और उसमें 100 आदमी आए। ठीक है, 100 आदमी आए और 100 में से जब वोट डाली गई तो 10 ने मना कर दिया वोट डालने से, तो कितनी वोट डाली, 90। 100 आदमी थे, 10 ने वोट डालने से मना कर दिया, तो कितनों ने वोट डाली, 90 ने। अब मान लेते हैं कि 150 सीट थी, 150 सीट्स, 150 सीट थी, लेकिन आए कितने थे, 100, 50 आए नहीं, कितने आए, 100। 100 में से भी 10 ने वोट डालने से मना कर दिया, तो वोट कितनों ने करी,
90 ने। अब 90 का 50% से अधिक मतलब 45 प्लस 45 से ज्यादा जितने भी वोट आए, चाहे 46 आए, 47 आए, कितने भी आए 45 प्लस, तो वो क्या हो जाएगा साधारण बहुमत, ये बहुमत मिल गया, मेजोरिटी होगी, सिंपल मेजोरिटी। तो सिंपल मेजोरिटी का मतलब आया समझ में। दो टर्म ध्यान रखनी है, प्रेजेंट एंड वोटिंग, कि उपस्थित भी होना चाहिए और वोट भी डालनी चाहिए, जितनी वोट पड़ी फिर उनका आधे से अधिक। ठीक है, कुछ को कंफ्यूजन हुआ होगा कि प्रेजेंट एंड वोटिंग के दोनों वर्ड क्यों। तो देखो पहली बात तो यह है कि वहां आना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आया नहीं बाहर से कहीं से वोट भेज दिया, ऐसा नहीं चलेगा। दूसरा ये कि आने के बाद ही काउंटिंग नहीं होगी, आने के बाद वोट भी डालना है, आया समझ में। तो सिंपल मेजोरिटी प्रेजेंट भी हो और उसके बाद वोट भी करे, अब जितनी वोट पड़ी उनका आधे से अधिक। ओके, सिंपल मेजोरिटी क्लियर। दूसरी है इफेक्टिव मेजोरिटी, प्रभावी बहुमत। दूसरा है इफेक्टिव मेजोरिटी, प्रभावी बहुमत। प्रभावी बहुमत ये समझेंगे क्या होता है, इसमें समझेंगे ये होता है कि इफेक्टिव सीट्स का आधे से अधिक, किसका, इफेक्टिव सीट्स का 50% से अधिक, मतलब प्रभावी सदस्य संख्या का, हिंदी में क्या कहेंगे, प्रभावी सदस्य संख्या का आधे से अधिक का 50% से अधिक। इसका मतलब समझेंगे कि प्रभावी सदस्य संख्या क्या होती है, इफेक्टिव सीट्स क्या होते हैं, प्रभावी सदस्य संख्या क्या होती है। तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है, 150 सीट है, 150 सीट्स हैं, कितनी सीट हैं, 150 सीट्स हैं, 150 सदस्य संख्या है टोटल। ठीक है, 150 के इलेक्शन हुआ, 150 के 150 चुने गए, 150 मेंबर्स आगे चुन करके। अब क्या होता है कि हो सकता है, मान लेते हैं कि 10 ने क्या कर दिया, रिजाइन, 2 की क्या होगी, डेथ, 10 ने रिजाइन कर दिया, 2 की होगी डेथ, तो मतलब ये 12 सीट होगी खाली, वैकेंट। तो प्रभावी सदस्य या इफेक्टिव सीट्स क्या होती है, टोटल सीट्स, कुल सदस्य संख्या माइनस वैकेंट, खाली। ठीक है, तो इफेक्टिव सीट्स क्या होती हैं, टोटल सीट्स माइनस वैकेंट सीट्स, ये होता है प्रभावी सदस्य संख्या। अब डिफरेंस समझेंगे, अब्सेंट में और वैकेंट में फर्क होता है। एग्जांपल लो, 150 सीट थी, 150 के 150 के ऊपर इलेक्शन हुआ और वो चुन करके आ गए। अब क्या होता है कि 10 ने रिजाइन कर दिया, 2 की डेथ होगी, तो प्रभावी सदस्य संख्या कितनी होगी, 138। ये 12 कम हो गए, टोटल सीट्स 150 थी और 10 ने रिजाइन कर दिया, 2 की डेथ होगी, मतलब खाली होगी 12 सीट, तो कितने बचे, 138। क्या आया, 138 है इफेक्टिव सीट्स। अब मान लेते हैं मीटिंग हुई कोई, ठीक है, उस मीटिंग के अंदर आए 100 आदमी, कितने आए, 100 आदमी आए। तो अब बताओ इफेक्टिव सीट्स कितनी है, 150 सीट थी, 10 ने रिजाइन कर दिया, 2 की डेथ हुई, मीटिंग में 100 आए, तो इफेक्टिव सीट कितनी होंगी, तो इफेक्टिव सीट तो 138 ही रहेंगी। ये तो अब्सेंट है 38, तो वैकेंट थोड़ी है भाई, सीट तो भरी हुई है ना, वो बात अलग है कि वो आए नहीं, ये तो सीट ही खाली पड़ी है, 12, 10 ने रिजाइन कर दिया और 2 की डेथ होगी। तो डिफरेंस समझ में आया वैकेंट में और अब्सेंट में, आया समझ में। वैकेंट सीट्स क्या होती हैं कि कोई आदमी है ही नहीं, या जिसको सिलेक्ट किया था, इलेक्ट किया था, वो या तो डेथ होगी या रिजाइन करके वो सीट ही खाली होगी। ठीक है, और जो सीट 138 आदमी तो है चुने हुए, लेकिन मीटिंग में 100 आए, तो मतलब 38 आदमी एब्सेंट है, वो सीट वैकेंट नहीं है, वैकेंट तो ये 12 ही है। तो अब बताओ कि 150 सीट्स हैं, 10 ने रिजाइन कर दिया, 2 की डेथ हो गई, तो कोई भी है बिल वो इफेक्टिव मेजोरिटी से पास करा, तो कितने की मेजोरिटी चाहिए, इफेक्टिव सीट्स का आधे से अधिक। इफेक्टिव सीट कितनी है, 138, इसका आधा करो कितना होगा, डिवाइड बाई 2, 2 6 12, 2 9 18, 69 प्लस 69 से ज्यादा वोटिंग होनी चाहिए, मतलब 70 71 72 पक्ष में वोट मिलने चाहिए, तब पास होगा इफेक्टिव मेजोरिटी से। आया समझ में इफेक्टिव मेजोरिटी। और सिंपल मेजोरिटी क्या होती
कि 150 सीट है ये खाली पड़ी है, इफेक्टिव होगी 138, उसके बाद 100 आए मीटिंग में, हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो मतलब है कि जो मीटिंग में आया और जो वोट करेगा। मान लेते हैं 100 आए और 100 में से वोट कितनों ने किया, 90 ने, ठीक है। मान लेते हैं 10 ने वोट करने से मना कर दिया तो 90 ने वोट किया, तो सिंपल मेजोरिटी कितने में हो जाएगी, 45 प्लस में सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाएगा। अब दूसरी कंडीशन है, ज्यूम करो कि 150 थे, ये ऐसे खाली हो गए 138, इफेक्टिव 100 आए, 90 ने वोट करी, मतलब 10 ने वोट नहीं करी, तो इफेक्टिव मेजोरिटी कितनी रहेगी, 69 ही रहेगी। इफेक्टिव मेजोरिटी तो यहां से गिनी जाएगी, ना कि वोटिंग करने वालों से। आया समझ में? अब बात करते हैं कि इफेक्टिव मेजोरिटी यूज कहां होती है ना। इफेक्टिव मेजोरिटी कहां यूज होती है, तो इफेक्टिव मेजोरिटी 8 जगह यूज होती है। 8 जगह है हमारे संविधान में जहां इफेक्टिव मेजोरिटी का यूज किया जाएगा, और वो बड़ी आसान सी है याद करनी। देखो मैं अभी याद करवा देता हूं आपको कौन कौन सी 8 जगह हैं। मैंने आपको बताया कि भारत में 2 विधायिका, डबल लेजिस्लेचर है ना। डबल लेजिस्लेचर मतलब राज्यों की अपनी विधायिकाएं हैं और भारत की अपनी विधायिका है। भारत की विधायिका कौन है, पार्लियामेंट, संसद। संसद के कितने सदन हैं, 2, पार्लियामेंट के 2 हाउस, कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा 2 हाउस, ठीक है। ऐसे ही राज्यों में 1 हाउस भी हो सकता है और 2 हाउस भी, कौन कौन से, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। विधानसभा और विधान परिषद कितने हाउस हो गए टोटल, 4, 2 सेंटर के 2 स्टेट के, लोकसभा राज्यसभा सेंटर के और विधानसभा और विधान परिषद राज्य के, 4 हाउस। इन चारों के चारों हाउस का एक प्रिंसिपल और एक वाइस प्रिंसिपल, मतलब एग्जांपल देने के लिए बोला प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल, ठीक है। मतलब लेकिन जो लोकसभा का हेड होता है उसको कहते हैं स्पीकर, ठीक है। और क्या होता है, डिप्टी स्पीकर, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। और राज्यसभा में क्या होता है, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, ठीक है। मतलब और ऐसे ही लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा में होता है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद में होता है चेयरमैन और वाइस चेयरमैन। मतलब ये 8 आदमी हो गए कुल मिलाकर के, 2 सेंटर के हाउस, 2 स्टेट के हाउस, 4 हाउस, 4 हाउस के एक प्रिंसिपल एक वाइस प्रिंसिपल, मतलब 8 आदमी हो गए, ठीक है। इन 8 आदमियों को इनकी पोस्ट से हटाने के लिए, इनको पद से हटाने के लिए जो बिल लाया जाता है वो बिल इफेक्टिव मेजोरिटी, प्रभावी बहुमत से पास होता है। हो गया यार, इफेक्टिव मेजोरिटी कितनी जगह यूज होती है, 8 जगह। 4 के 4 जो हाउस है, 2 सेंटर के 2 स्टेट के, उनके प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल, मतलब स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अंडरस्टूड। अब करते हैं तीसरी टाइप की मेजोरिटी। तीसरी है स्पेशल मेजोरिटी, विशेष बहुमत। स्पेशल मेजोरिटी, विशेष बहुमत। स्पेशल मेजोरिटी, विशेष बहुमत। विशेष बहुमत कौन सा होता है, 2/3, 2/3 बहुमत। कितना, 2/3, 2/3 बहुमत। स्पेशल मेजोरिटी मतलब 2/3, 2/3 बहुमत। किसका 2/3 है ना। अब बात तो ये उठती है कि किसका 2/3, वोट करने वालों का, टोटल सीट्स का, या किसका। तो देखिए ये डिपेंड करता है अलग अलग सिचुएशन पर। तो इस हिसाब से स्पेशल मेजोरिटी की 3 टाइप है। स्पेशल मेजोरिटी कितनी टाइप है, 3 टाइप है। टाइप 1 स्पेशल मेजोरिटी, टाइप 1 स्पेशल मेजोरिटी, टाइप 2 और स्पेशल मेजोरिटी टाइप 3। इनके नाम ही ये है, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। टाइप 1 क्या होता है, टाइप 1 वो है कि टोटल सीट्स का 2/3। टाइप 1 क्या है, टोटल सीट्स, कुल सदस्य संख्या का 2/3, कुल सदस्य संख्या का 2/3। तो टाइप 1 आया समझ में। स्पेशल मेजोरिटी टाइप 1 कि जितनी टोटल सीट होंगी उस सीट का 2/3 बहुमत, ठीक है। ये कहाँ यूज होता है, ये सिर्फ एक जगह यूज होता है, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए। राष्ट्रपति को हटाने के लिए, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए।
और राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जाता है? राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए, राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है उसके पद से? राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए प्रोसेस है इम्पीचमेंट प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस? इम्पीचमेंट, हिंदी में कहते हैं महाभियोग, महाभियोग प्रोसेस, महाभियोग प्रक्रिया। तो बहुत बार पेपर में पूछा जाता है राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया से हटाया जाता है? इम्पीचमेंट प्रोसेस से या महाभियोग प्रक्रिया से। दूसरा ये भी पूछा जाता है कौन सी मेजोरिटी से हटाया जाता है? तो स्पेशल मेजोरिटी टाइप 1। और क्या होती है स्पेशल मेजोरिटी टाइप 1? कुल सदस्य संख्या का 2/3, टोटल सीट्स का 2/3। और इसके बाद की जो इम्पीचमेंट है, महाभियोग है, ये किस आर्टिकल में दिया हुआ है? तो आर्टिकल 61, आर्टिकल 61 में क्या है? महाभियोग की प्रक्रिया, इम्पीचमेंट प्रोसेस। याद रखने का तरीका है, ये एक है ना, इसको आप आई भी तो पढ़ सकते हो। 61 में ये क्या है? एक आई मतलब इम्पीचमेंट, 61 में क्या है? इम्पीचमेंट। तो स्पेशल मेजोरिटी टाइप 1 क्लियर है। अब बात करते हैं टाइप 2 की। स्पेशल मेजोरिटी टाइप 2 ये क्या होती है? स्पेशल मेजोरिटी टाइप 2 वो होती है कि प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्रेजेंट एंड वोटिंग, उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3, उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3। लेकिन साथ में कंडीशन और भी है कि ये कुल सदस्य संख्या का, कुल सदस्य संख्या का 50% से कम न हो, मतलब टोटल सीट्स के 50% से अधिक होना चाहिए और प्रेजेंट और वोटिंग का 2/3 होना चाहिए। आया समझ में? स्पेशल मेजोरिटी टाइप 2 क्या कहती है कि जितने प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं उनका तो 2/3 मेजोरिटी, और टोटल जितने सीट हैं उनका 50% से अधिक, दोनों कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि 300 सीट है टोटल, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं कि टोटल सीट्स कितनी है? 300। मान लिया टोटल 300 सीट्स हैं। 300 सीट्स में से मान लेते हैं 10 की डेथ होगी, 10 ने रिजाइन कर दिया। ठीक है, कोई मीटिंग हुई, मीटिंग में आप गए 200, ये क्या है? मीटिंग में प्रेजेंट। ठीक है, और उसके बाद 20 लोगों ने वोटिंग से मना कर दिया, तो वोट कितनों ने डाला? 180 ने। सिचुएशन एग्जांपल लेते हैं, टोटल सीट्स 300, 10 की डेथ होगी, 10 ने रिजाइन कर दिया, 200 प्रेजेंट हुए किसी मीटिंग में और उसमें से भी 20 ने वोट नहीं डाला, तो वोट कितनी पड़ी? 180। ठीक है, अब देखते हैं सारी मेजोरिटी। अगर बात करूं मैं सिंपल मेजोरिटी की, तो क्या किया जाएगा सिंपल मेजोरिटी में, साधारण बहुमत में, कि प्रेजेंट और वोट करने वालों का आधे से अधिक। तो सिंपल मेजोरिटी साधारण बहुमत में क्या हो जाएगा? 90+, है ना। प्रेजेंट और वोटिंग वाले कितने हैं? 180 की प्रेजेंट भी था और वोट भी किया, वो कितने? 180, उसका आधे से अधिक, आधा कितना होगा? 90। तो 90 से ज्यादा पर क्या हो जाएगा? बिल पास। अब बात करते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी, प्रभावी बहुमत। प्रभावी बहुमत क्या होगा कि जितनी इफेक्टिव सीट्स हैं, प्रभावी सीट हैं, उनका आधे से अधिक। तो प्रभावी सीट कितनी है? 300 टोटल सीट थी, 10 की डेथ होगी, 10 ने रिजाइन कर दिया, तो इफेक्टिव सीट्स कितनी होगी? 280। 10 ये वैकेंट है, 10 ये रिजाइन कर दिया, ये वैकेंट है, तो इफेक्टिव सीट्स कितनी हुई? 280। तो इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होगी? इफेक्टिव सीट्स का आधे से अधिक। तो कितने पे होगी इफेक्टिव मेजोरिटी? 140+ पे। आया समझ में? ठीक है, वोट भले ही 180 ने डाला हो, 140+ पे पास होगा। ये कहां से निकाला? इफेक्टिव सीट से। अब बात करते हैं स्पेशल मेजोरिटी टाइप 1। स्पेशल मेजोरिटी टाइप 1, टोटल सीट्स का 2/3। तो टोटल सीट्स कितनी है? 300, बेशक से वोट 180 ने डाला हो, तो टोटल सीट्स का 2/3 कितना होगा? 300 का 2/3, 2/3 कितना आ गया? 200। मतलब अगर 200 वोट मिलेगी तो पास होगा, वोट तो 180 ने डाला, तो ये तो पास हो ही नहीं सकता। 180 के 80 भी वोट अगर पक्ष में दे दें, 180 भी बोल देगी भाई पास करो, फिर भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि टोटल सीट कितनी है? 300। और स्पेशल मेजोरिटी क्या कहती है टाइप 1 कि टोटल सीट का 2/3 होना चाहिए, मतलब 200 वोट पड़ने चाहिए फेवर में, तब पास होगा। अब 180 नहीं वोट डाला है, 180 ने वोट डाला है, तो
के 180 फेवर में डाल दो तब भी पास नहीं होगा। अंडरस्टूड। अब बात करते हैं टाइप 2, स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 2। इसमें क्या होगा कि प्रेजेंट और वोट करने वालों का 2/3, ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है, टोटल सीट्स का आधे से अधिक। तो इसमें टाइप 2 में किस पे पास होगा, एक तो 180 ने वोट डाला, 180 का 2/3 होना चाहिए, तो कितना हो गया 120, 120 प्लस वोट भी पड़ने चाहिए प्लस, और कंडीशन क्या है, 180 टाइप 2 में क्या है, 180 का 2/3 मतलब 120 प्लस वोट तो ये हो गया। और दूसरी कंडीशन क्या है, कुल सदस्य संख्या का 50% से अधिक। कुल सदस्य संख्या कितनी है, 300, 300 का आधा कितना होगा 150, मतलब 150 प्लस वोट पे पास होगा। आया समझ में। दोनों कंडीशन कि 2/3 जिन्होंने वोट करा उसका 2/3 से ज्यादा होने चाहिए, तो 120 से ज्यादा हो गए, ठीक है। मतलब मान लेते हैं कि 150 ने 180 ने वोट डाला था, 150 ने कहा कि पास करो, या ये मान लेते हैं कि 140 ने कहा पास करो, 40 ने ये कहा कि पास मत करो, मतलब विपक्ष में वोट डाला। तो 180 ने वोट करा, 140 ने पक्ष में वोट डाल दिया फेवर में, तो 180 का 2/3 क्या होता है 120, तो 120 से तो ज्यादा डल गए, ठीक है। लेकिन दूसरी कंडीशन भी है कि कुल सदस्य संख्या का 50% से अधिक। कुल सदस्य संख्या 300 थी, तो 150 से अधिक होना चाहिए था, 140 वोट मिलने पर भी पास नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये वाली कंडीशन फेल हो रही है। अगर इसी में उसने कह दिया होता कि 160 ने फेवर में वोट डाला, 20 ने अपोजिट में वोट डाला, तो अब देखो 160 में वोट डाला, पहली कंडीशन तो क्या होगी, 180 का 2/3 कितना बना 120, तो 120 से ज्यादा वोट है, हाँ है, एक कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरी पे बात करते हैं कि टोटल सीट का 50% से अधिक, टोटल सीट 300, 50% कितना हुआ 150, 150 से अधिक, हाँ 160 है भाई, तो ये क्या हो जाएगा, अब पास हो जाएगा। आया समझ में। स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 2। स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 2 यूज कहां होती है, ये यूज होती है संविधान संशोधन में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, और यूपीएससी के चेयरमैन और सदस्यों को हटाने में, ठीक है। जज चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो चाहे हाई कोर्ट का, जज को उसके पद से हटाने के लिए, ठीक है। कैग सीएजी, कैग को उसके पद से हटाने के लिए, मतलब जितने भी लगभग जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है ना, उनको उनके पद से हटाने के लिए कौन सा यूज किया जाता है, स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 2, ठीक है। ये बड़ा फेमस है संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और यूपीएससी के मेंबर या अध्यक्ष, और यूपीएससी नहीं, कोई भी स्टेट पीसीएस है, जैसे अपने हरियाणा का एचपीएससी, राजस्थान का, यूपी का यूपीपीसीएस, जितने भी स्टेट के भी पीसीएस है ना, उनके सदस्य और उनके चेयरमैन को हटाने के लिए भी यही किया जाता है, स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 2, ठीक है। अंडरस्टूड। अब बात करते हैं स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 3। स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 3 इसमें क्या है, इसमें है स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 3 में है प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्रेजेंट और वोट करने वालों का 2/3, उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3। देखो दोनों में डिफरेंस है टाइप 2 और टाइप 3 में। इसमें तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3। उसमें एक कंडीशन और थी कि कुल सदस्य संख्या के 50% से भी अधिक होना चाहिए, है ना। इसमें सिर्फ क्या है, प्रेजेंट एंड वोटिंग, कि उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3, ठीक है। ये कहाँ यूज होता है, ये दो जगह यूज होता है, आर्टिकल 249 और आर्टिकल 312, आर्टिकल 249 और आर्टिकल 312, ठीक है, दो जगह यूज होता है। आर्टिकल 249 क्या होता है, ये जब मैं आपको इमरजेंसी प्रोविजंस पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन अभी सुन लो, होता क्या है कि आर्टिकल 249 ये होता है कि मैंने अभी क्या बताया आपको, डिवीजन ऑफ पावर्स बताया था, है ना। डिवीजन ऑफ पावर्स, डिवीजन ऑफ पावर्स में क्या बताया था कि भाई 3 लिस्ट बना रखी हैं, सेंट्रल लिस्ट पे तो सेंटर कानून बनाएगा, स्टेट लिस्ट पे स्टेट कानून बनाएगा, और कंकरेंट लिस्ट पे दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 249 ये कहता है कि स्टेट लिस्ट पर, राज्य सूची पर भी केंद्र कानून बना सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन है, कब, कि जब राज्यसभा ऐसा करने के लिए कह दे,
है ना। आर्टिकल 249 क्या कहता है, देखो नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है, केंद्र सूची पर केंद्र कानून बनाएगा, राज्य सूची पर राज्य कानून बनाएगा, ठीक है, और समवर्ती सूची पर दोनों बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन आर्टिकल 249 ये कहता है कि राज्य सूची पर केंद्र कानून बना सकता है यदि राज्यसभा ऐसा करने के लिए कह दे तो, ठीक है। ये कहता है आर्टिकल 249। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 312। आर्टिकल 312 क्या कहता है कि नई ऑल इंडिया सर्विसेज, न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, नई अखिल भारतीय सेवाएं, नई अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज क्या होता है हिंदी में, अखिल भारतीय सेवाएं, कोई नई अखिल भारतीय सेवाएं शुरू करनी हो तो आर्टिकल 312 क्या कहता है कि राज्यसभा न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज स्टार्ट कर सकती है। अगर नई अखिल भारतीय सेवाएं शुरू करें तो कौन करेगा, राज्यसभा। किसके तहत, आर्टिकल 312 के तहत बिल लेके आया जाएगा। बिल कौन से बहुमत से पास होगा, स्पेशल मेजोरिटी टाइप 3, ठीक है, अंडरस्टूड। मेजोरिटी क्लियर है। तो आज हमने पढ़ा सेपरेशन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर्स, ठीक है, और उसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ मेजोरिटी, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ बिल्स, क्योंकि जब तक मेजोरिटी नहीं पढ़ाता तब तक आपको बिल समझ नहीं आते। अब मेजोरिटी क्लियर है, अब हम कल पढ़ेंगे बिल, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।